दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं दिल्ली पला बढ़ा हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने मुझे जड़ों तक हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने मेरे मन पर ऐसा गहरा जख्म छोड़ा है कि आज भी जब कभी मैं अकेला होता हूं या किसी सुनसान जगह से गुजरता हूं तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मेरी रूह कांप उठती है। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी मौसी के घर एक शादी में शामिल होने के लिए गांव गया था। आज इस बात को लगभग 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। हमारे परिवार में ज्यादातर लोग शहरों में ही बस गए हैं, लेकिन मेरी माँ का मायका यानी मेरी मौसी का घर आज भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में है। गांव का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता सकता हूं कि वो जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमय भी थी। मेरी मौसी की बेटी यानी मेरी बहन डिंपल की शादी थी। घर में खुशी का माहौल था। चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल, बच्चों का शोर शराबा और औरतों के हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी। मैं लगभग 10 साल बाद उस गांव में आया था, इसलिए मेरे लिए सब कुछ नया नया सा था। बचपन की कुछ धुंधली यादें थीं, लेकिन अब गांव काफी बदल चुका था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर को रंग बिरंगी लड़ियों और फूलों से सजाया जा रहा था। हलवाई अपनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पकवान बनाने की तैयारी कर रहे थे और घर के मर्द लोग टेंट और बाकी इंतजाम में लगे हुए थे। मैं भी अपनी तरफ से छोटे मोटे कामों में हाथ बंटा रहा था। दिन तो हंसी खुशी और काम में निकल जाता, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गांव में एक अजीब सी खामोशी पसर जाती। शहर की चकाचौंध से दूर वो गांव रात में बिल्कुल शांत हो जाता था। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की या झिंगुरों की आवाज आती रहती थी। शादी को बस 2 दिन बचे थे। उस दिन हल्दी की रस्म थी। घर में ढोलक बज रही थी, औरतें मंगल गीत गा रही थीं और डिंपल को हल्दी लगाई जा रही थी। माहौल पूरी तरह से खुशनुमा था। तभी अचानक मौसी को याद आया कि उन्होंने सुनार को जो नए कंगन बनाने के लिए दिए थे वो लाना तो भूल ही गए। वो कंगन डिंपल को हल्दी की रस्म के बाद ही पहनाने थे। मौसी थोड़ी परेशान हो गई और मौसा जी को आवाज लगाने लगी। मौसा जी उस वक्त कुछ मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने आकर पूछा कि क्या बात हो गई, तो मौसी ने उन्हें कंगनों के बारे में बताया। सुनार की दुकान पास के कस्बे के बाजार में थी, जो गांव से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर था। शाम के करीब 4 बज चुके थे और मौसा जी के पास गांव की ही एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। मौसा जी की उम्र भी अब 60 के पार हो चुकी थी और उनकी सेहत भी थोड़ी नासाज रहती थी। उन्हें दिन में भी मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो रात में तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने कहा, अरे भगवान, ये तो मैं भूल ही गया था। अब इस वक्त मैं कैसे जाऊंगा और कोई जाने वाला भी तो नहीं है। उनकी परेशानी देखकर मैंने कह दिया, मौसा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाता हूं मोटरसाइकिल लेकर। आप मुझे दुकान का पता बता दीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो मौसा जी थोड़ा झिंझके। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुम तो यहाँ के रास्ते भी ठीक से नहीं जानते और अब शाम भी होने वाली है। लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। यहाँ के रास्ते रात में ठीक नहीं रहते, सुनसान रहते हैं। लेकिन उस वक्त शादी के माहौल और अपनी जवानी के जोश में मुझे उनकी बात में कोई गंभीरता नजर नहीं आई। मुझे लगा कि वो बस मेरी चिंता की वजह से ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनसे जिद करते हुए कहा, अरे मौसा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं दिल्ली में रात रात भर गाड़ी चलाता हूँ। ये तो बस 15 किलोमीटर की बात है और मेरे पास मोबाइल भी है, गूगल मैप्स है, मैं रास्ता नहीं भटकूंगा। आप बस मुझे भेज दीजिए, मैं 1 घंटे में जाकर वापस आ जाऊंगा। मेरे बार बार कहने पर और मौसी के भी जोर देने पर मौसा जी मान तो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता की लकीरें थीं, जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल की चाबी दी और दुकान का पता अच्छी तरह से समझा दिया। उन्होंने बार बार हिदायत दी कि बाजार में ज्यादा देर मत करना और सूरज ढलने से पहले ही गांव की तरफ वापस लौट आना। मैंने उनकी बात पर हामी भर दी और पैसे लेकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाजार की तरफ निकल पड़ा। शुरू में तो सफर काफी अच्छा लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं अपनी ही धुन में मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा था। गांव से बाहर निकलते ही एक कच्ची पक्की सी सड़क शुरू हो गई जो सीधे कस्बे तक जाती थी। उस सड़क पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कभी कभार कोई साइकिल वाला या कोई दूसरी मोटरसाइकिल गुजर जाती थी। लगभग 45 मिनट चलाने के बाद मैं कस्बे के बाजार में पहुंच गया। बाजार काफी छोटा लेकिन चहल पहल से भरा हुआ था।
मैंने मौसा जी के बताए हुए पते पर सुनार की दुकान ढूंढ निकाली। सुनार मौसा जी को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उसे अपना परिचय दिया तो उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उसने बताया कि कंगन तो तैयार हैं, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग बाकी है, जिसमें करीब आधा घंटा लगेगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आधा घंटा ही तो है, तब तक मैं भी थोड़ा बाजार घूम लेता हूं। मैंने सुनार से कहा कि ठीक है, आप तैयार करके रखिए, मैं आधे घंटे में आता हूं। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वो आधा घंटा कब 1 घंटे में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं बाजार में इधर उधर घूमता रहा, कुछ दोस्तों के लिए छोटी मोटी चीजें देखता रहा और वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। जब मुझे याद आया तो मैं भागा भागा सुनार की दुकान पर पहुंचा। तब तक सूरज लगभग डूब चुका था और आसमान में हल्की हल्की लालिमा छा गई थी। सुनार ने कंगन पैक करके मुझे दे दिए। मैंने पैसे चुकाए और जल्दी से मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। मेरे मन में अब मौसाजी की बात गूंज रही थी कि अंधेरा होने से पहले लौट आना। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गांव की तरफ चल पड़ा। अभी मैं कस्बे से बाहर निकला ही था कि मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और तेज हवाएं चलने लगी थी। दिन की रोशनी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट उस सुनसान सड़क पर रोशनी का अकेला झरिया थी। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो खेत जो शाम को इतने खूबसूरत लग रहे थे, अब अंधेरे में किसी काले साए की तरह डरावने लग रहे थे। मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पुरानी मोटरसाइकिल एक हद से ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि मुझे मोटरसाइकिल संभालने में भी मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते ही देखते वो बूंदाबांदी एक तेज बारिश में बदल गई। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से भीग गया था। ठंड से मेरे हाथ कांप रहे थे और बारिश की वजह से मुझे आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था कि मैंने मौसा जी की बात क्यों नहीं मानी। अगर मैं वक्त पर निकल गया होता तो अब तक घर पहुंच चुका होता। अब इस सुनसान सड़क पर इस तूफानी बारिश में मैं बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई घर। मैंने मोबाइल निकालकर नेटवर्क देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। अब मेरा डर और भी बढ़ गया था। बारिश और तेज होती जा रही थी। मुझे लगा कि ऐसे में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मोटरसाइकिल फिसल सकती है और कोई हादसा हो सकता है। मैंने सोचा कि कहीं रुकने की कोई जगह मिल जाए तो बारिश थमने का इंतजार करूं। मैं धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था और मेरी नजरें किसी छप्पर या किसी दुकान को ढूंढ रही थी जहां मैं कुछ देर के लिए रुक सकूं। तभी मोटरसाइकिल की रोशनी में मुझे सड़क से थोड़ी दूर एक पुराना सा घर दिखाई दिया। वो एक मंजिला घर था जो शायद बहुत सालों से वीरान पड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, प्लास्टर जगह जगह से उखड़ गया था और छत पर जंगली घास उग आई थी। उसे देखकर ही एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। बारिश से बचने के लिए वो उस सुनसान सड़क पर एकमात्र सहारा नजर आ रहा था। मैंने मोटरसाइकिल को उस घर की तरफ मोड़ा। घर के बाहर एक छोटा सा बरामदा था जिसकी छत थोड़ी बहुत सलामत लग रही थी। मैंने सोचा कि कम से कम यहां सिर छिपाने की जगह तो मिल जाएगी। मैंने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया और भागकर उस बरामदे में खड़ा हो गया। बरामदे में पहुंचकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम मैं सीधे बारिश से तो बच गया था। बिजली कड़क रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से दिल दहल रहा था। मैंने अपने भीगे हुए कपड़े निचोड़ने की कोशिश की और ठंड से बचने के लिए अपने हाथों को रगड़ने लगा। उस घर का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था जो झंग खाकर काला पड़ चुका था। खिड़कियों पर शीशे नहीं थे, बस खाली चौखटें थीं जिनमें से हवा के तेज झोंके एक डरावनी सी आवाज पैदा कर रहे थे। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। मुझे वहां खड़े हुए लगभग 15-20 मिनट हो गए होंगे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बस जब कभी बिजली कड़कती तो एक पल के लिए चारों तरफ का मंजर साफ हो जाता और फिर वही घना अंधेरा। हर बार बिजली की चमक में मुझे वो वीरान घर और भी ज्यादा डरावना लगता। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क की तरफ से कोई आ रहा है। मैंने गौर से देखने की कोशिश की। बारिश की बौछारों के बीच मुझे एक परछाई सी अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे और साफ होती गई। एक आदमी था जिसने अपने सिर पर एक बोरी डाल रखी थी और हाथ में एक पुरानी सी टॉर्च लिए हुए था। टॉर्च की पीली रोशनी हिल रही थी। उसे अपनी तरफ आता देखकर मेरे मन में एक साथ कई ख्याल आए। डर भी लगा कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर यह कौन हो सकता है,
लेकिन एक उम्मीद भी जगी कि शायद कोई मदद मिल जाए। वो आदमी धीरे धीरे चलकर मेरे पास उस बरामदे में आ गया। उसने अपने सिर से बोरी हटाई और मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसकी शक्ल देखते ही मेरी जान में जान आई। वो कोई और नहीं, मेरे मौसाजी थे। मैंने हैरानी से कहा, मौसाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी टॉर्च का मुंह जमीन की तरफ करते हुए कहा, वो मैं तुम्हें ही देखने आ रहा था। जब बहुत देर हो गई और तुम नहीं लौटे तो घर पर सबको चिंता होने लगी। फिर ये बारिश भी शुरू हो गई तो मैं बस देखने चला आया कि तुम कहाँ रह गए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कहा, माफ करना मौसाजी, वो बाजार में थोड़ी देर हो गई और फिर ये बारिश शुरू हो गई तो मैं यहाँ रुक गया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। अच्छा किया जो यहाँ रुक गए। ऐसी बारिश में मोटरसाइकिल चलाना ठीक नहीं है। थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेते हैं। बारिश थोड़ी हल्की हो जाए तो फिर साथ में ही चलेंगे। मैं उनकी मौजूदगी से काफी सहज महसूस कर रहा था। मेरा सारा डर खत्म हो गया था। अब मुझे उस वीरान घर से भी डर नहीं लग रहा था। हम दोनों वहीं बरामदे में खड़े होकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मौसाजी, आप इतनी बारिश में पैदल कैसे आ गए? मेरी इस बात पर उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे गांव के आदमी हैं बेटा, हमें आदत है इन सब चीजों की। और फिर जब बच्चे की चिंता हो तो माँ बाप को कुछ महसूस नहीं होता। उनकी बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हुई, लेकिन मेरे दिमाग के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल अटक गया था। घर पर तो और भी लोग थे, जवान लड़के थे। मौसाजी खुद क्यों आए, जिनकी तबीयत खुद ठीक नहीं रहती, और वो भी इतनी तेज बारिश में इस सुनसान रास्ते पर पैदल? लेकिन उस वक्त मैंने इस सवाल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसे उनका मेरे लिए प्यार और चिंता समझकर चुप हो गया। मुझे क्या पता था कि ये तसल्ली और ये सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान है और अगली सुबह मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपना मौसा समझकर खुद को महफूज महसूस कर रहा हूं, वो असल में कोई और ही है, या शायद कुछ और ही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, उस तूफानी रात में उस सुनसान सड़क पर बने वीरान घर के बरामदे में जब मैंने अपने मौसाजी को देखा तो मेरे अंदर की सारी दहशत एक पल में गायब हो गई थी। जिस अकेलेपन और खौफ ने मुझे जकड़ रखा था, वो उनकी शक्ल देखते ही काफूर हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, अब कोई डर की बात नहीं है। हम दोनों साथ में हैं और जैसे ही बारिश थमेगी हम घर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन उस वक्त मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मेरा असली डर तो अब शुरू होने वाला था। वो डर जिसकी कल्पना भी कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। हम दोनों उस बरामदे में खड़े थे। बारिश की मोटी मोटी बूंदें टीन की कच्ची छत पर पड़कर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। हवा के तेज झोंके पेड़ों से टकराकर एक भयावह शोर कर रहे थे, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मौसाजी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को बरामदे के फर्श पर टिका दिया था। उस पीली कांपती हुई रोशनी में मुझे उनके पैर दिखाई दिए। उन्होंने गांव वाले पुराने घिसे हुए जूते पहने थे, जिन पर कीचड़ की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने शर्मिंदगी भरे लहजे में फिर से कहा, मौसाजी, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। मुझे वक्त से निकल जाना चाहिए था। उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उनकी पकड़ में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने कहा, अरे बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम हमारे मेहमान हो, हमारी जिम्मेदारी हो, और फिर डिंपल की शादी का मौका है। मैं कोई ऊंच नीच नहीं चाहता था, बस शुक्र है कि तुम मिल गए और सही सलामत हो। उनकी आवाज में वही अपनापन था, वही चिंता थी जो मैंने घर पर महसूस की थी। मेरे मन में जो एक छोटा सा शक पैदा हुआ था कि वो पैदल क्यों आए, वो भी उनके इस अपनेपन के आगे धुल गया। हम चुपचाप खड़े बारिश को देखते रहे। मैं ठंड से अभी भी कांप रहा था, मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मुझे इस हालत में देखकर मौसाजी बोले, तुम तो बहुत भीग गए हो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे, ये हवा भी सीधी यहीं लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं मौसाजी, बस बारिश रुक जाए फिर घर चलकर कपड़े बदल लूंगा। बारिश का कोई भरोसा नहीं बेटा। उन्होंने उस वीरान घर के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, लगता है ये रात भर चलेगी। एक काम करते हैं, इस घर के अंदर चलते हैं, कम से कम हवा से तो बचेंगे। उनकी बात सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने उस घर की तरफ देखा। बिजली की कड़कड़ाहट में जब उसका मंजर साफ हुआ तो वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी
और टूटी हुई खिड़कियों के काले मुंह ऐसे लग रहे थे जैसे वो घर हमें घूर रहा हो, अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। मैंने झिझकते हुए कहा, मौसा जी, इसके अंदर? ये तो बंद है और न जाने कैसा घर है, हम यहीं ठीक हैं। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा हंसे, लेकिन उनकी हंसी में वो गर्मजोशी नहीं थी, वो एक खोखली सी हंसी थी। डर गए क्या? उन्होंने कहा। अरे बेटा, ये बस एक पुराना खाली घर है। इसके मालिक शहर चले गए थे कई साल पहले, तब से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। यहां कोई नहीं आता। चलो अंदर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उनके आखिरी शब्द मैं हूं ना तुम्हारे साथ ने मुझे फिर से हिम्मत दी। मैंने सोचा कि मैं भी कितना डरपोक हूं। जब मौसा जी साथ हैं तो डरने की क्या बात है, ये सचमुच एक खाली घर ही तो होगा। मैंने हामी में सिर हिला दिया। वो उस बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर एक बहुत पुराना झंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। मौसा जी ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें से एक चाबी लगाकर ताला खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ताला इतना ज्यादा झंग खा चुका था कि वो हिला भी नहीं। उन्होंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मैं भी उनके पास चला गया। मैंने कहा, रहने दीजिए मौसा जी, ये नहीं खुलेगा, लगता है सालों से बंद है। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा, खुल जाएगा। और ये कहकर उन्होंने चाबी हटाई और ताले को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ लिया। उन्होंने कोई जोर नहीं लगाया, बस उसे पकड़ा और धीरे से खींचा। एक सूखी सी आवाज आई और वो मोटा झंग लगा हुआ ताला किसी बिस्किट की तरह टूटकर उनके हाथ में आ गया। एक पल के लिए मैं सन्न रह गया। वो कोई मामूली ताला नहीं था, वो लोहे का एक भारी ताला था जिसे तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती। और मौसा जी, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा थी और जो खुद कहते थे कि अब उनके हाथों में पहले जैसी जान नहीं रही, उन्होंने उसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? मेरे मुंह से निकला, मौसा जी, ये कैसे? उन्होंने टूटे हुए ताले को ऐसे जमीन पर फेंक दिया जैसे वो कोई मामूली पत्थर हो। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, गांव की हवा पानी में आज भी बहुत ताकत है बेटा, तुम शहर वाले क्या जानो। फिर उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। एक दिल दहला देने वाली चरमराहट के साथ वो भारी दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध बाहर आई। वो दुर्गंध सीलन, सड़ती हुई लकड़ी, धूल और किसी ऐसी चीज की मिली जुली गंध थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो एक ऐसी गंध थी जो नाक में घुसकर सीधे दिमाग पर असर कर रही थी। मौसा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और बोले, आ जाओ अंदर। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उनके पीछे पीछे उस घर की दहलीज के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया से मेरा नाता टूट गया हो। बारिश और हवा की आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई थी, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दरवाजा हमारे पीछे अपने आप एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे मैं उछल पड़ा। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। हवा से हो गया होगा, मौसा जी ने बिना किसी भाव के कहा और आगे बढ़ गए। हम एक बड़े से कमरे में खड़े थे। शायद ये घर का बैठक रहा होगा। मौसा जी की टॉर्च की हिलती हुई रोशनी में जो कुछ भी दिख रहा था वो किसी डरावने सपने जैसा था। कमरे के बीच में कुछ सोफे और कुर्सियां पड़ी थीं, जिन्हें सफेद चादरों से ढका गया था। उन चादरों पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि उनका असली रंग भी पता नहीं चल रहा था। दीवारों पर लगे जाले किसी कलाकार की बनाई हुई कलाकृति की तरह लग रहे थे, मोटे और घने। छत के कोनों से लेकर दीवारों तक हर जगह मकड़ियों ने अपना साम्राज्य बना रखा था। फर्श पर धूल और सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। एक कोने में एक पुरानी सी मेज पड़ी थी, जिस पर शायद कभी कोई गुलदस्ता रखा होगा, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली धूल भरा गुलदान था। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से झड़ चुका था और उसके नीचे से झांकती हुई ईंटें किसी जख्म की तरह लग रही थीं। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। मेरी टॉर्च की सफेद रोशनी ने कमरे को और भी ज्यादा भयावह बना दिया। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़े एक गहरे काले धब्बे पर गई। वो धब्बा काफी बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तरल चीज गिरी हो और फिर सूख गई हो। मैंने मौसा जी से पूछा, मौसा जी, ये किस चीज का निशान है? उन्होंने उस धब्बे की तरफ एक नजर देखा और फिर मेरी तरफ। उनकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक आई और फिर गायब हो गई। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, दीमक ने लकड़ी खा ली होगी, उसी का निशान होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, यहां बैठो। उन्होंने एक सोफे पर ढकी चादर का कोना पकड़कर खींचा, जिससे धूल का एक बड़ा सा गुब्बार हवा में उड़ गया और मुझे खांसी आ गई। मैं खांसता रहा और वो मुझे बस देखते रहे।
बिना कुछ कहे। जब मेरी खांसी रुकी तो मैंने कहा, मौसा जी, मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। हम बाहर बरामदे में ही ठीक थे, अब दरवाजा बंद हो गया है, उन्होंने सपाट आवाज में कहा, और बाहर हवा बहुत तेज है, चुपचाप यहीं बैठो जब तक बारिश नहीं रुकती। उनकी आवाज में अब वो पहले वाला अपनापन नहीं था, उसमें एक हुक्म था, एक ऐसी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। मैं डर के मारे चुपचाप उस सोफे के एक कोने पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए, अपनी टॉर्च को अपने घुटनों के बीच फंसाकर। अब हम दोनों चुप थे, बस बाहर से आती हवा की साई साई की आवाज और कभी कभी छत पर किसी चीज के खिसकने की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए उनसे पूछा, मौसा जी, आप बता रहे थे कि आप मुझे बचपन में बहुत घुमाते थे। मुझे तो कुछ याद नहीं, कोई किस्सा सुनाइए ना। मैं बस उनसे बात करना चाहता था ताकि मेरा ध्यान उस डरावनी जगह से हट सके। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी की। उनकी आंखों में टॉर्च की पीली रोशनी चमक रही थी। उन्होंने एक अजीब सी धीमी आवाज में कहना शुरू किया, हाँ, याद है मुझे। एक बार तुम पेड़ से गिर गए थे, आम तोड़ने के लिए चढ़े थे और तुम्हारा हाथ टूट गया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बचपन में मैं कभी पेड़ से नहीं गिरा था और न ही मेरा हाथ कभी टूटा था। हाँ, मेरा छोटा भाई जरूर एक बार साइकिल से गिरकर अपना हाथ तोड़वा बैठा था। ये बात मौसा जी को अच्छी तरह पता थी। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो सच में भूल गए हैं, या फिर? मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं मौसा जी, वो मैं नहीं। वो तो छोटू था जो साइकिल से गिरा था। मैं तो कभी पेड़ पर चढ़ा ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरते रहे। उनकी वो खामोश नजरें किसी छुरी की तरह मेरे सीने में ढस रही थीं। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये मेरे मौसा जी नहीं हैं, या अगर हैं भी तो ये वो नहीं हैं जिन्हें मैं जानता हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। मैंने कहा, मौसा जी, मुझे घर जाना है, बारिश होती रहेगी, मैं चला जाऊंगा। तभी अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च, जो अब तक ठीक जल रही थी, 2-3 बार झपकी और फिर बंद हो गई। कमरे में अब सिर्फ उनकी टॉर्च की पीली डरावनी रोशनी थी। अंधेरा और भी घना हो गया था। मोबाइल भी बंद हो गया। मैंने लगभग रोते हुए कहा। वो अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठे। उनके उठने से कुर्सी में एक चरमराहट हुई। वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह को आ रहा था। डर लग रहा है? उन्होंने पूछा, और इस बार उनकी आवाज बिल्कुल अलग थी। वो एक भारी, खुरदरी और मर्दाना आवाज नहीं थी। वो एक पतली, फुसफुसाती हुई आवाज थी, जिसमें एक अजीब सी मक्कारी भरी हुई थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। आंखें खोलो, उस बदली हुई आवाज ने कहा। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी टॉर्च का मुंह जमीन पर कमरे के एक कोने की तरफ कर दिया था। उस रोशनी के घेरे में जो चीज मुझे दिखाई दी, उसे देखकर मेरी चीख मेरे गले में ही फंस कर रह गई। उस कोने में धूल और जालों के बीच एक छोटी बच्ची की पायल पड़ी हुई थी। चांदी की एक पायल जिस पर छोटे छोटे घुंघरू लगे थे। वो बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे उसे अभी अभी वहां किसी ने रखा हो। और तभी उस शख्स ने, जिसे मैं अपना मौसा समझ रहा था, कुछ कहा, कुछ ऐसा जिसने मेरी आत्मा को भी कंपा दिया। उस पतली फुसफुसाती हुई आवाज ने कहा, वो कई सालों से एक नए साथी का इंतजार कर रही है और आज उसे तुम मिल गए हो। दोस्तों, उस पल, उस वीरान घर के उस स्याह कोने में पड़ी उस अकेली पायल को देखकर और उस बदली हुई फुसफुसाती आवाज को सुनकर मेरे जिस्म में जो खून था वो जैसे जम गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और मेरे शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया था। मैं एक पत्थर की मूर्ति की तरह बन गया था, जो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। मेरी चीख मेरे गले के अंदर ही घुट कर रह गई थी। वो आखिरी वाक्य, वो कई सालों से एक नए साथी का इंतजार कर रही है और आज उसे तुम मिल गए हो, किसी जहरीले तीर की तरह मेरे कानों से होकर मेरे दिलो दिमाग में उतर गया था। जिस इंसान को मैं अपना मौसा समझ रहा था, वो अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा, उसका शरीर, सब कुछ मेरे मौसा जी जैसा ही था, लेकिन उसकी मौजूदगी में
अब वो अपनापन नहीं, बल्कि एक अनजानी बर्फीली दहशत थी। उसकी आंखों में जो पीली रोशनी चमक रही थी, उसमें अब चिंता नहीं, बल्कि एक शैतानी चमक थी। एक शिकारी की चमक जो अपने शिकार को बेबस देखकर खुश हो रहा हो। मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। ये कौन है? ये क्या है? मेरे मौसाजी कहाँ हैं? क्या ये कोई सपना है? हाँ, यकीनन ये कोई भयानक सपना ही होगा। मैं शायद उस बरामदे में ठंड की वजह से बेहोश हो गया हूं और ये सब मेरे डरे हुए मन का वहम है। मैंने अपनी आंखें जोर से भींच लीं, इस उम्मीद में कि जब मैं आंखें खोलूंगा तो खुद को अपनी मौसी के घर अपने बिस्तर पर पाऊंगा। मैंने 1 2 3 तक गिना और फिर धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं, लेकिन कुछ नहीं बदला था। वही वीरान कमरा, वही मकड़ी के जाले, वही सड़न की दुर्गंध और वही शख्स मेरे सामने खड़ा था। वो मेरी इस हरकत को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खींच रही थी, लेकिन वो उसके होठों तक ही सीमित थी, उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी आंखें अभी उतनी ही ठंडी और बेरहम थीं। ये सपना नहीं है आनंद, उस पतली फुसफुसाती आवाज ने फिर कहा। उसे मेरा नाम पता था, जाहिर है मैंने ही उसे बताया था, लेकिन अब उसके मुंह से अपना नाम सुनना भी किसी गाली जैसा लग रहा था। उसने आगे कहा, ये उतनी ही हकीकत है जितनी तुम्हारी दिल्ली की जिंदगी, जितनी हकीकत तुम्हारे वो दोस्त हैं जिनसे तुम रोज झूठ बोलते हो, जितनी हकीकत तुम्हारा वो डर है जो तुम्हें अंधेरे से लगता है, जिसके बारे में तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे अंधेरे के डर के बारे में उसे कैसे पता? यह बात तो मेरे सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं पता थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका जिक्र मैं किसी से करता। ये मेरा अपना निजी डर था। इस एक पल में मेरे दिमाग ने हर तरह के तार्किक तर्क को मानना बंद कर दिया। मैं समझ गया कि मैं किसी इंसानी खतरे का सामना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी ऐसी चीज के चंगुल में फंस चुका था जो इंसानी समझ से परे थी। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी, एक बच्चे के गुनगुनाने की आवाज, एक बहुत ही धीमी मासूम सी धुन, जैसे कोई छोटी बच्ची कोई लोरी गा रही हो। उस भयावह खामोशी में वो मासूम धुन और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस आवाज की दिशा में देखने लगा जो छत से छन कर आ रही थी। मेरे चेहरे पर आए खौफ को देखकर वो मौसाजी के रूप में खड़ा शख्स फिर से मुस्कुराया। उसने अपनी गर्दन एक ऐसे कोण पर झुकाई जो किसी भी सामान्य इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। एक हल्की सी चटकने की आवाज आई, जैसे गर्दन की कोई हड्डी अपनी जगह से हट गई हो। उसे तुम्हारा आना पसंद आया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो बहुत अकेला महसूस करती है, उसे खेलने के लिए कोई चाहिए। गुनगुनाने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक दूसरी आवाज ने ले ली, एक अकेली पायल के बजने की आवाज। छन छन, जैसे कोई ऊपर के कमरे में बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। हर पायल की आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। कौन कौन हो तुम? आखिरकार मेरी जबान से ये टूटे फूटे शब्द निकले। क्या चाहते हो मुझसे? वो धीरे से एक कदम मेरी ओर बढ़ा। मैं, उसने कहा, मैं तो बस एक रास्ता हूं, एक दरवाजा। मैं उसके लिए नए दोस्त लाता हूं जो इस रास्ते पर भटक जाते हैं, जो इस घर में पनाह लेते हैं। मैं उन्हें उससे मिलवाता हूं। उसके हर शब्द के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मुझे अब ऐसी ठंड लग रही थी जो मेरे जिस्म के अंदर से आ रही थी, मेरी हड्डियों को गला रही थी। ऊपर से पायल की आवाज अब तेज हो गई थी। छन छन, जैसे कोई अब दौड़ रहा हो, खुशी से उछल रहा हो। और उस पायल की आवाज के साथ साथ मुझे एक बच्ची के हंसने की आवाज भी सुनाई दी, एक खिलखिलाती हुई हंसी जो उस वीरान घर में गूंज कर एक भयावह चीख में बदल रही थी। बस बहुत हो चुका था। मेरे अंदर का सारा डर एक पल के लिए गुस्से और जिंदा रहने की चाहत में बदल गया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, भागो आनंद, यहां से भागो। इसी एक सोच ने मेरे बेजान पड़े शरीर में बिजली भर दी। मैं अपनी पूरी ताकत से सोफे से उछलकर खड़ा हुआ और उस दरवाजे की तरफ भागा जिससे हम अंदर आए थे। मुझे उम्मीद थी कि मैं उसे चौंका दूंगा, कि मुझे कुछ सेकंड का समय मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं भागा मुझे लगा जैसे हवा गाड़ी हो गई हो। ऐसा लगा जैसे मैं हवा में नहीं बल्कि किसी दलदल में दौड़ रहा हूं। मेरे पैर भारी हो गए और मेरी गति धीमी पड़ गई। उस खौफनाक हस्ती ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा, मुझे अपनी तरफ पीठ करके भागते हुए देखता रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। मैं किसी तरह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा।
मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचा। दरवाजा हिला भी नहीं। मैंने उसे धक्का दिया, उस पर अपने कंधे से जोर लगाया, उसे लातें मारी। मैं पागलों की तरह उस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। वो हिल भी नहीं रहा था। मैं हांफने लगा। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो रही थी। मैं पसीने में लथपथ था, लेकिन मेरा शरीर अंदर से कांप रहा था। मैं दरवाजे पर अपना सिर टिकाकर रोने लगा। मैं बेबस था, लाचार था। मैंने कहा था ना, पीछे से वही फुसफुसाती हुई आवाज आई, ये घर किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता, इसे मेहमान बहुत पसंद हैं। मैं धीरे धीरे पलटा। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अब भी जमीन पर थी। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी एक काली परछाई नजर आ रही थी। उसे नीचे आने में देर नहीं लगेगी, उस परछाई ने कहा, और वो तुम्हारे जितनी धीरज वाली नहीं है। ये सुनते ही मेरे अंदर फिर से हिम्मत आई। दरवाजा नहीं तो खिड़की। मैंने कमरे की एक बड़ी सी खिड़की की तरफ देखा। उसमें शीशे नहीं थे, बस एक लकड़ी का फ्रेम था जो सालों से मौसम की मार झेल रहा था। शायद मैं उसे तोड़कर बाहर कूद सकता हूं, यह सोचकर मैं खिड़की की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैं 2 कदम बढ़ा, वो खौफनाक हस्ती एक पलक झपकने जितनी देर में मेरे और खिड़की के बीच आकर खड़ी हो गई। वो वहां कैसे आया मैं समझ नहीं पाया। उसने कोई हरकत नहीं की, वो बस वहां प्रकट हो गया था। अब मैं और वो आमने सामने थे, कुछ ही फीट की दूरी पर। मेरी सांसें रुक गई थी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है आनंद, उसने कहा। सिर्फ एक ही रास्ता है, ऊपर जाने का। उसने अपनी उंगली से ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया, जहां से पायल की आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसकी टॉर्च, जो अब तक लगातार जल रही थी, अचानक झिलमिलाने लगी। वो तेजी से जल बुझ रही थी, जिससे कमरे में एक स्ट्रोब लाइट जैसा प्रभाव पैदा हो रहा था। हर चमक में मुझे उसका चेहरा एक पल के लिए दिखता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। और उस जलती बुझती रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। हर चमक के साथ मेरे मौसाजी का चेहरा बदल रहा था। वो पिघल रहा था जैसे गर्म मोम हो। उनकी आंखें अपनी जगह से खिसक कर बड़ी हो रही थीं। उनके होंठ खिंचकर कानों तक जा रहे थे। उनकी नाक छपटी हो रही थी। उनका चेहरा किसी इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। वो एक विकृत, भयावह और अमानवीय चीज में बदल रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज ही खो गई थी। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। टॉर्च की रोशनी आखिरकार एक जगह आकर स्थिर हो गई, ठीक उस बदलते हुए चेहरे पर। अब जो चेहरा मेरे सामने था, वो मेरे मौसाजी का नहीं था। वो किसी औरत का चेहरा लग रहा था, एक बहुत ही भयानक औरत का। उसकी त्वचा झुलसी हुई और काली थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठ काले थे, और जब वो मुस्कुराई तो मैंने देखा कि उसके दांत नुकीले और पीले थे। उसके सिर पर बाल नहीं थे, बस कुछ उलझे हुए लटें थीं जो सांप की तरह हिल रही थीं। वो चीज, वो खौफनाक औरत जो अब भी मेरे मौसाजी के कपड़ों में थी, धीरे धीरे मेरे सामने झुकी। उसका विकृत चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गया। उसकी सांसों से वही सड़न की बदबू आ रही थी जो घर में घुसते वक्त आई थी, लेकिन अब वो 1000 गुना ज्यादा तेज थी। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा और जमीन पर गिर पड़ा। मैं अपनी बाहों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने मेरे ऊपर झुककर अपनी उसी पतली, फुसफुसाती लेकिन अब और भी ज्यादा डरावनी आवाज में कहा, जो किसी सांप की फुफकार जैसी लग रही थी, काजरी ने बहुत इंतजार किया है और उसे अब बहुत भूख लगी है। दोस्तों, उस खौफनाक, विकृत चेहरे को अपने इतने करीब देखकर और उसकी उस फुसफुसाती हुई जहरीली आवाज में उसका नाम काजरी और उसकी भूख का जिक्र सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो डर की आखिरी हद थी, वो सीमा जिसके पार इंसान सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। उस एक पल में मेरा दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। मेरे अंदर का सारा खौफ, सारी बेबसी, सारी लाचारी एक जानवर की चीख में बदल गई जो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहा हो। मैं चीखा, और ये कोई मामूली चीख नहीं थी। ये मेरे फेफड़ों की पूरी ताकत से निकली हुई एक वहशी चीख थी जो उस वीरान घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसी चीख के साथ मैंने अपने पैरों को अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ उछाला। मेरा पैर सीधे उस खौफनाक चीज के सीने से टकराया जो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरा पैर किसी ठोस शरीर से नहीं,
बल्कि किसी गीली, ठंडी और घिनौनी चीज से टकराया हो। लेकिन मेरी लात में इतनी ताकत थी कि वो चीज पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। वो गिरी नहीं, बस कुछ कदम पीछे हट गई। शायद उसे मेरे इस पलटवार की उम्मीद नहीं थी। उसकी उन सफेद बिना पुतलियों वाली आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव आया। बस वही एक पल मेरे लिए काफी था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब सिर्फ मेरा शरीर अपनी जान बचाने के लिए हरकत कर रहा था। मैं एक जंगली जानवर की तरह चारों हाथ पैरों के बल जमीन से उठा और भागा। किधर भागना है, कहां जाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे सामने बस एक अंधेरा गलियारा था जो शायद घर के और अंदर की तरफ जाता था, और मैं उसी में घुस गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे बस भागना था, उस चीज से, उस आवाज से, उस चेहरे से दूर। वो गलियारा बहुत तंग और अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कब्र के अंदर दौड़ रहा हूं। दीवारों से प्लास्टर की जगह काई की मोटी परतें लटक रही थीं, जो मेरे कपड़ों से और मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। वो ठंडी और चिपचिपी थीं। जमीन पर धूल और न जाने किस किस चीज की गंदगी की वजह से मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं कई बार गिरते गिरते बचा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे खौफ को और बढ़ा दिया। जैसे ही मैं उस गलियारे के बीच में पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि दीवारों से कुछ बाहर निकल रहा है। मैंने डरते डरते अपनी नजरें घुमाई। उस काई और प्लास्टर के बीच से, दीवारों के अंदर से इंसानी हाथों जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। वो हाथ सूखे, झुर्रियों वाले और काले थे। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक हाथ ने मेरी टी शर्ट पकड़ ली। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से झटका और आगे भागा। एक दूसरे हाथ ने मेरे बालों को छूने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ उस गलियारे में भागता रहा। चारों तरफ से अब फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी थीं। कहां जा रहे हो? रुको, वो तुम्हें ढूंढ लेगी, तुम अब हमारे हो। और इन सब आवाजों के ऊपर मुझे अब भी ऊपर की मंजिल से उस पायल की आवाज और उस बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी, जैसे वो मेरे इस डर के खेल का पूरा मजा ले रही हो। मुझे लगा कि यह गलियारा कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपनी लंबाई खुद ब खुद बढ़ा रहा है, मुझे अपने अंदर फंसाने के लिए। लेकिन तभी मुझे आगे एक दरवाजा दिखाई दिया। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दरवाजे से टकराता हुआ एक दूसरे कमरे में जा गिरा। यह शायद उस घर की रसोई थी। मेरे गिरते ही कमरे में रखी स्टील की कुछ प्लेटों में झनझनाहट हुई और वो जमीन पर गिर पड़ी, जिससे मेरा दिल उछलकर मुंह को आ गया। मैंने कांपते हुए उठकर उस रसोई का जायजा लिया। वो जगह किसी कसाई खाने से कम नहीं लग रही थी। एक पुरानी सी मेज पर सड़ा हुआ खाना पड़ा था, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। दीवार पर लगी कीलों पर कुछ पुराने झंग लगे हुए चाकू लटक रहे थे, जो मेरे घुसते ही ऐसे हिले जैसे कोई उन्हें इस्तेमाल करने वाला हो। छत से किसी काले गाढ़े तरल की बूंदें टपक रही थीं। उसकी गंध इतनी घिनौनी थी कि मुझे उल्टी आ गई। मैं अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर उस रसोई की खिड़की पर पड़ी। वो एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन मेरे लिए वो जन्नत का दरवाजा थी। उस पर शीशा नहीं था, लेकिन उसे बाहर की तरफ से लकड़ी के 3-4 मोटे तख्तों से बंद किया गया था। तख्ते पुराने और गले हुए लग रहे थे। मुझे लगा कि शायद मैं इन्हें तोड़ सकता हूं। यही मेरा एकमात्र मौका था। मैं खिड़की की तरफ लपका और उन तख्तों को अपनी उंगलियों से पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगा। वो बहुत मजबूती से लगे हुए थे। मेरे नाखून छिल गए, मेरी उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन मैं पागलों की तरह लगा रहा। तभी रसोई के दरवाजे पर मुझे वहीं परछाई दिखाई दी। काजरी वो दरवाजे पर खड़ी थी। वो दौड़कर नहीं आई थी। वो बहुत धीरे धीरे आराम से चलकर आई थी, जैसे उसे पता हो कि मैं कहीं भाग नहीं सकता। उसका वो विकृत भयानक चेहरा मुझे ही घूर रहा था और उसके काले होंठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, उसकी फुफकारती हुई आवाज रसोई में गूंजी। भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जानता था कि अगर वो मेरे पास पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी नजरें घबराहट में किसी हथियार को ढूंढ रही थीं। तभी मुझे जमीन पर पड़ा एक मोटा लकड़ी का बेलन दिखाई दिया। शायद कभी इस रसोई में उससे रोटियां बनती होंगी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैं नीचे झुका, बेलन उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे उस डरावनी चीज की तरफ फेंका। लेकिन एक हैरत अंगेज घटना हुई। वो बेलन हवा में घूमता हुआ उसकी तरफ गया और उसके शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि धुएं का एक बादल हो। बेलन उसके पीछे की दीवार से एक भारी आवाज के साथ टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। वो वहीं खड़ी हंसने लगी।
एक सूखी खौफनाक हंसी। मुझे इन चीजों से नहीं मार सकते मूर्ख लड़के, उसने कहा। तुम अब उसके हो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम उसके नए खिलौने बनोगे। उसकी बात सुनकर मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। मैं समझ गया कि मैं एक ऐसी ताकत से लड़ रहा हूं जिसे मैं हरा नहीं सकता। मैं हार गया था। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैंने हताशा में खिड़की के तख्ते पर अपना हाथ मारा तो एक चमत्कार हुआ। सबसे नीचे वाला तख्ता, जो शायद बारिश और सीलन से पूरी तरह गल चुका था, एक तेज आवाज के साथ टूट गया। एक पल के लिए मैं उसे देखता रहा। एक उम्मीद की किरण, उस डरावनी चीज ने भी उस आवाज को सुना। उसकी हंसी बंद हो गई। नहीं, वो चीखी और तेजी से मेरी तरफ झपटी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अंदर न जाने कहां से बिजली जैसी फुर्ती आ गई। मैं उठा और उस टूटे हुए तख्ते की जगह पर अपनी लात मारी। एक और तेज आवाज आई और दूसरा तख्ता भी टूट गया। अब वहां बाहर निकलने के लिए काफी जगह बन गई थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने उस खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। हवा में एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आजाद हो गया हूं। मैं खिड़की के टूटे हुए लकड़ी के फ्रेम और कीलों से छिलता हुआ बाहर जमीन पर कीचड़ और बारिश में जा गिरा। मेरी पीठ में और मेरी बाहों में कई जगह कट गया था। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन मैं जिंदा था। मैं उस घर से बाहर था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे उस घर के अंदर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो गुस्से, हताशा और नफरत से भरी एक चीख थी। वो एक ऐसे शिकारी की चीख थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। मैं कीचड़ में सने हुए कपड़ों के साथ उठा और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागा, जो अब भी उस वीरान घर के सामने खड़ी थी। बारिश अब भी हो रही थी। मैं मोटरसाइकिल तक पहुंचा। मेरे हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं चाबी को ताले में नहीं डाल पा रहा था। मैंने 2-3 बार कोशिश की। पीछे से मुझे उस घर के दरवाजे के खुलने की चरमराहट सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके पीछे नहीं देखा। मुझे पता था कि अगर मैंने देख लिया तो मेरे हाथ पैर फिर से जम जाएंगे। आखिरकार चाबी लग गई। मैंने इग्निशन ऑन किया और सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाया। एक क्लिक की आवाज आई और फिर खामोशी। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। पुरानी मोटरसाइकिल बारिश में खड़ी खड़ी ठंडी हो गई थी। हे भगवान, प्लीज स्टार्ट हो जा, मैं मन ही मन गिड़गिड़ाया। मुझे अपने पीछे तेजी से कदमों की नहीं बल्कि किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी, जो कीचड़ में फिसलती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने एक बार फिर बटन दबाया। एक और क्लिक और फिर घरघराहट की आवाज। आवाज बहुत करीब आ गई थी। मुझे अपने पीछे किसी की बर्फीली मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मुझे सड़न की वो बदबू फिर से आने लगी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और आखिरी बार अपनी पूरी उम्मीद के साथ बटन को दबाए रखा। एक लंबी घरघराहट के बाद इंजन चालू हो गया। उसकी आवाज उस वक्त मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत थी। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैंने क्लच दबाया, पहला गियर लगाया और एक्सेलरेटर को पूरा घुमा दिया। मोटरसाइकिल का पिछला पहिया कीचड़ में एक पल के लिए फिसला और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। मैं उस खौफ की जगह से, उस मौत के घर से दूर, उस अंधेरी बारिश में भीगी सड़क पर ऐसे भागा जैसे मेरे पीछे मौत खुद पड़ी हो। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे कानों में अब भी उस शैतानी औरत की चीखें गूंज रही थीं। मैं बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था, इस बात से अनजान कि ये खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक भयानक शुरुआत है। दोस्तों, उस पुरानी खटारा मोटरसाइकिल का इंजन उस रात मेरे लिए किसी फरिश्ते की दुआ की तरह था। जैसे ही वो स्टार्ट हुई, मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने एक्सेलरेटर को इतना घुमाया जितना घुमा सकता था और उस मौत की दहलीज से अपनी जिंदगी को भगा कर ले चला। मेरे पीछे उस वीरान घर से आती वो गुस्से और नफरत भरी चीख मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। मैं उस कीचड़ भरी अंधेरी सड़क पर मोटरसाइकिल को भगा रहा था। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं और हवा के ठंडे झोंके मेरे गीले शरीर से टकराकर मेरी हड्डियों तक को कंपा रहे थे। मेरे जिस्म पर लगे घावों में बारिश का पानी और कीचड़ घुस रहा था, जिससे तेज जलन हो रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी शारीरिक दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा पूरा वजूद, मेरी पूरी चेतना सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित थी, भागो। उस 10-12 किलोमीटर का रास्ता मुझे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ अंधेरे में किसी दानव की तरह लग रहे थे, जो अपनी शाखें फैलाकर
मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। हर थोड़ी दूर पर जब मोटरसाइकिल की हेडलाइट किसी झाड़ी पर पड़ती तो मुझे एक पल के लिए काजरी का वो भयानक चेहरा नजर आता और मैं डर के मारे चीख पड़ता। मैं बार बार मोटरसाइकिल के साइड मिरर में देख रहा था, इस खौफ के साथ कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रही। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैंने शीशे में एक काली परछाई को हवा में तैरते हुए देखा है, लेकिन मैं तुरंत अपनी नजरें सामने सड़क पर गड़ा लेता। मेरा दिमाग मुझे बता रहा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। एक मोड़ पर तेज रफ्तार की वजह से मोटरसाइकिल फिसल गई और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरा घुटना छिल गया और मोटरसाइकिल मेरे पैर पर गिर पड़ी। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की। मैंने मोटरसाइकिल को उठाया और फिर से स्टार्ट करके भागा। मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं एक सेकंड के लिए भी उस सुनसान सड़क पर खड़ा नहीं रहना चाहता था। लगभग 20-25 मिनट की उस कभी न खत्म होने वाली यात्रा के बाद मुझे दूर से कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वो मेरे गांव की रोशनियां थीं। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ रोशनियां नहीं थीं, वो मेरे लिए जिंदगी की, सुरक्षा की और अपनेपन की किरणें थीं। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचता गया, मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आने लगी। शादी वाले घर से आती ढोलक और संगीत की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज, वो माहौल उस खौफनाक घर की भयावह खामोशी से कितना अलग था। एक ही रात में मैंने जैसे जिंदगी और मौत के दो अलग अलग सिरों को देख लिया था। मैं लड़खड़ाती हुई मोटरसाइकिल को चलाता हुआ अपनी मौसी के घर के दरवाजे तक पहुंचा। मैंने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर भी ठीक से नहीं लगाया, बस उसे एक तरफ टिका दिया और उसे उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे और मुझ में खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं पूरी तरह से कीचड़ और खून में सना हुआ था। मेरे कपड़े कई जगह से फट चुके थे। मेरे बाल मेरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मेरी आंखें डर से फैली हुई थीं। मैं किसी भूत की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा और उस पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस एक घबराई हुई घुरघुराहट निकल रही थी। दरवाजा मेरे एक कजिन रवि ने खोला। दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो मुझे देखते ही एक पल में खौफ और हैरानी में बदल गई। आनंद भैया, ये क्या हुआ? वो चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर जो भी लोग थे सब बाहर की तरफ दौड़े। मेरे असली मौसाजी, जो कुछ मेहमानों के साथ अंदर बैठे थे, सबसे पहले बाहर आए। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में एक पल के लिए फिर से काजरी का वो चेहरा घूम गया और मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। नहीं नहीं, मैं बड़बड़ाया। मेरी हालत देखकर घर में कोहराम मच गया। शादी का खुशनुमा माहौल एक पल में चिंता और डर में बदल गया। संगीत बंद हो गया। मेरी मौसी और मां भागती हुई बाहर आईं। मुझे उस हालत में देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे को क्या हो गया? आनंद, आंखें खोल बेटा। मां मुझसे लिपट कर रो रही थी, लेकिन मैं किसी और ही दुनिया में था। मुझे उठाकर अंदर ले जाया गया। मैं कांप रहा था, बुरी तरह से कांप रहा था और मेरे दांत बज रहे थे। मुझे एक चारपाई पर लिटाया गया। कोई मेरे हाथ पैर मल रहा था, कोई मेरे लिए गर्म दूध ला रहा था, कोई मेरे घावों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। मेरे चारों तरफ मेरे घर वालों की भीड़ थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब भी अकेला हूं, उस वीरान घर में फंसा हुआ हूं। मेरे मौसाजी मेरे पास बैठे और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या कहीं? कुछ तो बोलो। मैंने उनकी तरफ देखा। ये वही चेहरा था, लेकिन इन आंखों में वो शैतानी चमक नहीं, बल्कि मेरे लिए सच्ची चिंता और प्यार था। लेकिन मेरा डरा हुआ मन इस फर्क को समझने को तैयार नहीं था। मैं बस वो वहां है, वो आ जाएगी, जैसे टूटे फूटे शब्द बड़बड़ा रहा था। घर के बड़े बुजुर्ग समझ गए कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं। उन्होंने सबको थोड़ा दूर हटाया। मौसी ने गर्म पानी से मेरे घावों को साफ किया और उन पर हल्दी का लेप लगाया। मुझे गर्म दूध पिलाने की कोशिश की गई, जो मैंने गिरा दिया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब मुझे गर्म कंबलों में लपेटा गया, तब जाकर मेरा कांपना थोड़ा कम हुआ। लेकिन मैं अब भी सदमे में था। रात काफी हो चुकी थी। ज्यादातर मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ मेरे करीबी लोग बैठे थे, माँ, मौसी, मौसाजी, रवि और गांव के एक सबसे बुजुर्ग आदमी, जिन्हें सब नाना जी कहकर बुलाते थे। वो मौसाजी के भी चाचा थे और उनकी उम्र 90 के पार थी। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था और माना जाता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। माहौल में एक भारी खामोशी थी। नाना जी मुझे बस एक तक देखे जा रहे थे।
उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और समझ थी। मौसा जी ने बहुत ही नर्म आवाज में मुझसे फिर पूछा, बेटा अब थोड़ा आराम से बताओ, डरो मत, हम सब यहीं हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे फिर से वो गलियारा, वो रसोई और काजरी का वो चेहरा दिखाई दे गया। मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी। मैंने कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया, मैं बाजार से लौट रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। हाँ वो तो हमें पता है, मौसी ने कहा, लेकिन आगे क्या हुआ? मैं बारिश से बचने के लिए घर में रुक गया था, मैंने कहा। सड़क के किनारे एक पुराना वीरान सा घर था। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने देखा कि मौसा जी और नाना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जिसे मैं समझ नहीं पाया। कौन सा घर बेटा? मौसा जी ने पूछा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी सख्ती थी। वही जो बड़ी वाली नहर से थोड़ा आगे, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके सामने। मैंने उस जगह की पहचान बताई। ये सुनते ही नाना जी, जो अब तक चुप थे, उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर एक बार जोर से पटका। कमरे में मौजूद हर शख्स सिहर गया। मौसी ने डर के मारे अपने पल्लू से मुंह ढक लिया। सर्वनाश! नाना जी की भारी आवाज कमरे में गूंजी। लड़के, तू उस मनहूस हवेली में घुस गया? हवेली? मैं हैरान था। वो तो एक छोटा सा घर था। बाहर से छोटा दिखता है वो, मौसा जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन वो इस गांव की सबसे बड़ी बला है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने सुबह ही कहा था कि अंधेरा होने से पहले लौट आना। मेरे अंदर अब थोड़ी हिम्मत आई। मैंने कहा, मैं वहां अकेला नहीं था, आप भी तो वहां थे मेरे साथ। मैंने मौसा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी बात सुनकर सब चौंक गए। मौसा जी ने हैरानी से कहा, मैं तो पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं तो यहीं मेहमानों के साथ बैठा था। नहीं, मैं लगभग चीख पड़ा। आप आए थे, आपके हाथ में टॉर्च थी। आपने ही कहा था कि अंदर चलते हैं। आपने ही वो झंग लगा ताला तोड़ा था। अब कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया था। माँ और मौसी की आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। नाना जी ने अपनी गहरी आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा, और क्या हुआ उस घर में? और फिर मैंने उन्हें सब बता दिया। उस बदली हुई आवाज के बारे में, उस पायल की आवाज के बारे में, दीवारों से निकलते हाथों के बारे में, उस विकृत चेहरे के बारे में, और आखिर में मैंने कांपते हुए उस नाम का जिक्र किया। उसने अपना नाम काजरी बताया। काजरी नाम सुनते ही ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी ने बम फोड़ दिया हो। मौसी ने जोर से हे भगवान कहा और रोने लगी। रवि डर के मारे उठकर मेरे और करीब आ गया। मौसा जी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सिर्फ नाना जी शांत थे, लेकिन उनकी शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें गुस्सा, डर और अफसोस का मिला जुला भाव था। उन्होंने मौसा जी की तरफ देखकर एक ऐसी आवाज में कहा जो सालों के दबे हुए दर्द और राज से भारी थी, वक्त आ गया है रमेश, अब बच्चे को सब सच बताना ही होगा। वो काजरी की दहलीज से जिंदा लौटकर आया है। वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसे पता होना चाहिए कि उसका सामना किससे हुआ है। दोस्तों, नाना जी के वो आखिरी शब्द, उसे पता होना चाहिए कि उसका सामना किससे हुआ है, कमरे की खामोशी में किसी पत्थर की तरह गिरे और डर की लहरें पैदा कर गए। सब चुप थे। बस मेरी और मौसी की सिसकियों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। मां ने मुझे कसकर पकड़ लिया था, जैसे वो मुझे किसी अनदेखी ताकत से बचाने की कोशिश कर रही हो। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी के दफनाने से पहले होता है। नाना जी ने अपनी पुरानी झुर्रियों वाली उंगलियों से अपनी आंखों को मला, जैसे वो किसी बहुत पुरानी और दर्दनाक याद को साफ करने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने पास में रखे लोटे से पानी पिया और एक गहरी थकी हुई सांस ली। कमरे में जल रही लालटेन की कांपती हुई रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनके चेहरे की लकीरें और भी गहरी और रहस्यमयी लग रही थीं। ये बात आज से लगभग 70 साल पुरानी है, नाना जी ने अपनी भारी धीमी आवाज में कहना शुरू किया। उनकी आवाज में वक्त की धूल थी और अनगिनत राजों का बोझ था। तब मैं तुम्हारी उम्र का एक नौजवान हुआ करता था। ये गांव तब ऐसा नहीं था। यहाँ खुशहाली थी, रौनक थी, और उस रौनक की सबसे बड़ी वजह थी वो हवेली, जिसे आज तुम लोग मनहूस कहकर बुलाते हो। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। हवेली? वो तो एक छोटा सा टूटा फूटा घर है।
आज वो घर है बेटा, नाना जी ने कहा, लेकिन उस जमाने में वो इस पूरे इलाके की सबसे शानदार हवेली थी। उसके मालिक थे जमींदार हरनाम सिंह। बड़े ही भले और इज्जतदार आदमी थे। पूरी रियासत में उनके जैसा अमीर और रहमदिल कोई नहीं था। और उस हवेली की जान थी उनकी इकलौती बेटी काजरी। जैसे ही नाना जी ने काजरी का नाम लिया, ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान कुछ और गिर गया हो। काजरी, नाना जी ने दोहराया। उनकी आंखें किसी पुरानी तस्वीर को देख रही थी। वो लड़की नहीं थी, कुदरत का करिश्मा थी। इतनी खूबसूरत कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उसकी हंसी, उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। उसे चांदी की पायल पहनने का बहुत शौक था। जब वो हवेली के बगीचे में दौड़ती थी तो उसकी पायल की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। वो जिंदगी से भरपूर थी। वो इस गांव की आत्मा थी। नाना जी कुछ देर के लिए चुप हो गए, जैसे उन यादों में खो गए हों। फिर उन्होंने आगे कहना शुरू किया। काजरी की मंगनी पास के गांव के एक नौजवान ठाकुर के लड़के सूरज प्रताप से हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उनकी जोड़ी देखकर ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। पूरे गांव में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसा लगता था जैसे गांव में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। नाना जी की आवाज में अब एक कड़वाहट घुल गई थी। लेकिन फिर इस गांव की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस वक्त इलाके में एक नया थानेदार बनकर आया था, दरोगा हिम्मत खान। नाम का हिम्मत था, लेकिन काम उसके शैतानों वाले थे। वो एक अय्याश, जालिम और लालची इंसान था। उसकी गंदी नजर काजरी पर पड़ गई। उसने जमींदार साहब को पैगाम भिजवाया कि वो काजरी से शादी करना चाहता है। जमींदार साहब ने साफ इनकार कर दिया। ये बात हिम्मत खान को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जमींदार साहब को धमकाया, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। लेकिन हरनाम सिंह अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी किसी शैतान के हाथों में सौंपने से इनकार कर दिया। और फिर वो रात आई। नाना जी की आवाज कांप रही थी। वो काजरी की मेहंदी की रात थी। हवेली में जश्न का माहौल था, नाच गाना चल रहा था। तभी हिम्मत खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ शराब के नशे में धुत होकर हवेली में घुस आया। उसने और उसके आदमियों ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। नाना जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने हवेली में कत्लेआम मचा दिया। जो भी सामने आया उसे मार डाला। सूरज प्रताप ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उसे काजरी की आंखों के सामने ही बेरहमी से मार दिया। जमींदार साहब और उनकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। माँ और मौसी जोर जोर से रो रही थी। मेरे दिल पर जैसे कोई पहाड़ रख दिया गया हो। और काजरी? मैंने हिम्मत करके पूछा। नाना जी ने एक दर्द भरी सांस ली। उन दरिंदों ने उस मासूम बच्ची के साथ वो सलूक किया जिसे कोई जबान बयान नहीं कर सकती। उन्होंने उसकी आत्मा को, उसके जिस्म को, उसकी इज्जत को सब कुछ रौंद दिया। और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने उसे मारकर हवेली के पीछे बने कुएं में फेंक दिया। उस रात उस हवेली में सिर्फ एक पायल की आवाज नहीं, बल्कि एक आत्मा की चीख हमेशा के लिए कैद हो गई। अगली सुबह नाना जी ने अपनी बात जारी रखी। हिम्मत खान ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि हवेली पर डाकुओं ने हमला किया था। किसी ने डर के मारे आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। वो हवेली रातों रात एक जीती जागती जगह से एक वीरान कब्रिस्तान में बदल गई। लोग उसके पास से गुजरने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद उस रास्ते पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। कभी किसी को एक अकेली पायल की आवाज सुनाई देती। फिर हिम्मत खान और उसके वो सिपाही जो उस गुनाह में शामिल थे, एक एक करके मरने लगे। कोई सड़क हादसे में, किसी की लाश उसी कुएं में मिली, किसी ने डर के मारे खुद को फांसी लगा ली। उनके शरीर ऐसी हालत में मिलते थे कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हम समझ गए थे, मौसा जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, कि ये काजरी की आत्मा का बदला है। वो अब काजरी नहीं, बल्कि एक प्यासी डायन बन चुकी थी। एक ऐसी आत्मा जिसे इंसाफ नहीं मिला था और जो अब अपना इंसाफ खुद कर रही थी। लेकिन उसका बदला सिर्फ उन गुनाहगारों तक ही सीमित नहीं रहा। नाना जी ने आगे जोड़ा, उसकी आत्मा उस हवेली में और उस रास्ते पर कैद हो गई। नफरत और दर्द ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि अब उसे हर मर्द में हिम्मत खान नजर आने लगा। उसने उस रास्ते से गुजरने वाले अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। और वो छलावा? मैंने पूछा। वो मेरे मौसा जी का रूप धर कर क्यों आई थी? ये उसका सबसे खतरनाक हथियार है।
नाना जी ने समझाया। वो अकेली है, वो उस दर्द में अकेली है। वो अपने शिकार को पहले भरोसे में लेती है। वो तुम्हारे किसी अपने का, किसी ऐसे शख्स का रूप ले लेती है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सको। वो तुम्हें उस भरोसे की आड़ में अपनी दहलीज के अंदर खींच लेती है, और एक बार कोई उस हवेली की दहलीज के अंदर चला गया तो उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। और वो बच्ची की आवाज? मैंने पूछा। वो भी तुम्हारी तरह ही कोई बदनसीब मुसाफिर रहा होगा, मौसा जी ने कहा। कई साल पहले एक परिवार उस रास्ते से गुजर रहा था। उनकी छोटी सी बच्ची को उस हवेली ने अपनी तरफ खींच लिया। वो बच्ची फिर कभी नहीं मिली। कहते हैं काजरी ने उसे अपनी जैसी ही आत्मा बना लिया है, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने शिकार को फंसाने के लिए। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। वो ताला तोड़ना, वो मेरे राज जानना, वो बच्ची की पायल, वो आवाज बदलना, वो विकृत चेहरा, सब कुछ। मैं एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गया था जिसका वजूद मुझसे कई दशक पहले से था। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। मेरे पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं बचा था। मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए थे। मैं जिंदा था, लेकिन मेरे अंदर का सुकून मर चुका था। मैंने नाना जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए अफसोस था। मैंने हिम्मत करके आखिरी सवाल पूछा, नाना जी, अब क्या होगा? मैं तो वहां से भाग आया, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? मेरी इस बात पर नाना जी ने जो जवाब दिया, उसने मेरे पैरों तले बची खुची जमीन भी खींच ली। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, बेटा, असली कहानी ये नहीं है कि वहां क्या हुआ था। असली समस्या तो अब शुरू हुई है। समस्या ये है कि उसने तुम्हें देख लिया है। उसने तुम्हें अपना शिकार चुना था, और काजरी जिसे एक बार चुन लेती है उसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ती। उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर वो शब्द कहे जिन्होंने मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया। उस हवेली से तुम्हारा बचकर निकलना तुम्हारी इस कहानी का अंत नहीं था बेटा, वो तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, नाना जी के वो आखिरी शब्द मेरे लिए किसी जज द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा की तरह थे। उस हवेली से तुम्हारा बचकर निकलना तुम्हारी इस कहानी का अंत नहीं था बेटा, वो तो बस शुरुआत थी। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और मेरे दिलो दिमाग पर एक अमिट मोहर की तरह छप गए। उस एक पल में मुझे यह भयानक एहसास हुआ कि मैं उस वीरान टूटे फूटे घर से तो बाहर आ गया था, लेकिन उस घर की दीवारों में कैद खौफ अब मेरे अंदर आकर बस गया था। मैं अब आजाद नहीं था, मैं एक चलता फिरता कैदी बन गया था जिसकी अदृश्य जंजीरें काजरी के हाथों में थी। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। शादी की शहनाइयां और ढोलक की आवाजें तो बज रही थीं, लेकिन उन आवाजों के पीछे एक अनकहा डर और एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। घर की औरतें जब भी मुझे देखती तो उनकी आंखों में मेरे लिए दया और डर का मिला जुला भाव होता, और वो फुसफुसाकर बातें करने लगती। बच्चे मुझसे दूर रहते, जैसे मैं कोई अछूत हूं। मेरे अपने, जो कल तक मेरे साथ हंस बोल रहे थे, अब मेरे पास आने से भी कतराते थे। मुझे एक कमरे में लगभग नजरबंद कर दिया गया था। मौसा जी का सख्त हुक्म था कि मैं एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहूंगा। दिन में रवि या मेरे दूसरे कजिन मेरे साथ रहते और रात में माँ या मौसी मेरे पास ही सोती, लेकिन लोगों की मौजूदगी के बावजूद मैं अकेला ही था। मुझे हर आहट पर लगता कि वो आ गई है। हवा का कोई झोंका अगर खिड़की से टकराता तो मैं उछल पड़ता। परछाइयों से मुझे डर लगने लगा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे काजरी का वो विकृत चेहरा या वो सूनी आंखें दिखाई देती। मैं कई रातों तक सोया नहीं, इस डर से कि अगर मैं सो गया तो शायद फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। अगले दिन डिंपल की शादी थी। बारात आनी थी, रस्में होनी थी, लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। घर में चल रहा जश्न मुझे एक दिखावा लग रहा था, एक ऐसा नकाब जिसके पीछे सबने अपने डर को छिपा रखा था। उस दिन सुबह नाना जी ने गांव के सबसे पुराने मंदिर के पंडित जी को घर पर बुलाया। उन्होंने कहा कि काजरी को हम हरा तो नहीं सकते, लेकिन शायद हम लड़के के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं ताकि उसकी बुरी नजर इस पर न पड़े। घर के आंगन में एक छोटा सा हवन किया गया। मैं बीच में बैठा था और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन वो कोई सामान्य हवन नहीं था। जैसे ही आग जलाई गई, वो बार बार बिना किसी वजह के बुझने लगी। पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने और घी डाला और कपूर जलाया, लेकिन आग की लपटें उठने की बजाय जमीन पर रेंग रही थीं और उनका रंग भी पीला नहीं, बल्कि एक अजीब सा बीमार सहारा था। तभी आंगन के सामने वाला बड़ा सा दरवाजा, जो मजबूत कुंडी से बंद था, एक भारी आवाज के साथ खुल गया
और एक बर्फीली हवा का झोंका हवन की आग को पूरी तरह से बुझाता हुआ मेरे जिस्म से टकराकर गुजर गया। कमरे में मौजूद हर शख्स बुरी तरह से डर गया। पंडित जी ने कांपते हुए हाथों से अपनी पोथी बंद कर दी और नाना जी से कहा, यह साया बहुत ताकतवर है जमींदार, मेरे मंत्र इसे रोक नहीं पा रहे। ये लड़के को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। लेकिन नाना जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पंडित जी से एक ताबीज बनवाया। उस चांदी के ताबीज में कुछ भस्म और मंत्र लिखे हुए कागज के टुकड़े थे। उन्होंने वो ताबीज एक काले धागे में पिरोकर मेरे गले में पहना दिया। इसे कभी मत उतारना बेटा, उन्होंने कहा। जब तक ये तुम्हारे गले में है, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। ये उसे तुम्हारे जिस्म को छूने नहीं देगा। शादी जैसे तैसे निपट गई। डिंपल की विदाई हो गई, लेकिन उसकी विदाई के आंसुओं में इस बात का डर भी शामिल था कि उसके भाई के साथ क्या होगा। मेहमान एक एक करके जाने लगे और घर खाली होता गया। अब बस हम घर के लोग ही बचे थे। यह फैसला लिया गया कि अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ मुझे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वो मेरी उस गांव में आखिरी रात थी और वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित हुई। मुझे रवि के साथ एक ही कमरे में सुलाया गया था। कमरे में रोशनी के लिए एक बल्ब पूरी रात जलाकर रखा गया था। मेरे गले में वो ताबीज था। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। न जाने किस पहर थकान के मारे मेरी आंख लग गई, लेकिन वो नींद नहीं थी, वो एक जाल था। मैंने खुद को उस कमरे में नहीं, बल्कि उसी कीचड़ भरी सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। मेरे सामने वही मनहूस हवेली खड़ी थी, लेकिन इस बार वो टूटी फूटी और वीरान नहीं थी। वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी थी। उसमें रोशनियां जल रही थीं, अंदर से संगीत और लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसी नाना जी ने अपनी कहानी में बताई थी। हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुला और उसमें से काजरी बाहर निकली, मगर वो काजरी का डरावना विकृत रूप नहीं था। वो वही खूबसूरत जवान काजरी थी जिसके बारे में नाना जी ने बताया था। उसने एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहना था। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने चांदी की पायल पहनी हुई थी और इस बार एक नहीं, दोनों पैरों में। वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ी। डर क्यों रहे हो? उसने एक बहुत ही मीठी और शहद जैसी आवाज में कहा। देखो मेरा घर कितना सुंदर है। अंदर सब जश्न मना रहे हैं। तुम भी चलो, मैं बहुत अकेली हूं। तुम मेरे दोस्त बन जाओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। एक पल के लिए मैं सच में उसकी बातों में आ गया। उसकी आवाज में इतना दर्द और अकेलापन था कि मेरा दिल पिघलने लगा। मुझे लगा कि शायद यही सही है। इस रोज रोज के डर से तो अच्छा है कि मैं उसकी बात मान लूं। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने ही वाला था, तभी अचानक मेरे गले में मौजूद ताबीज आग की तरह गर्म हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। मैं दर्द के मारे चीख पड़ा। उसी पल मुझे दूर से अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो मुझे पुकार रही थी, आनंद बेटा। मां की आवाज और ताबीज की जलन ने उस छलावे को तोड़ दिया। मेरे सामने खड़ी खूबसूरत काजरी का चेहरा एक पल में फिर से उसी भयावह डायन में बदल गया। सुंदर हवेली फिर से खंडहर बन गई और संगीत की जगह मौत का सन्नाटा छा गया। काजरी गुस्से से चीखी, तू मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। मैं तुझे ढूंढ लूंगी, मैं तुझे दिल्ली तक नहीं छोड़ूंगी। उसकी चीख के साथ ही मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर पर बैठा हाँफ रहा था और पसीने में नहाया हुआ था। रवि मुझे घबराकर हिला रहा था। भैया भैया क्या हुआ? आप सपने में चिल्ला रहे थे। मेरा हाथ अपने आप मेरे गले पर गया। ताबीज अब भी गर्म था और मेरी छाती पर जहां वो छू रहा था वहां की चमड़ी जल गई थी और एक गहरा निशान बन गया था। उस रात के बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। सुबह 4 बजे ही मौसा जी और रवि मुझे लेकर पास के कस्बे के रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। उन्होंने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। जब तक मैं ट्रेन में बैठकर उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो वहीं खड़े रहे। दोस्तों, आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं दिल्ली में अपनी वही पुरानी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वो ताबीज आज भी मेरे गले में है और मेरी छाती पर जलने का वो निशान आज भी मौजूद है। मैं आज भी उस गांव में वापस नहीं गया और शायद कभी जाऊंगा भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं काजरी से आजाद हो गया हूं। मैं आज भी रात में सोते हुए डर जाता हूं। आज भी जब कभी सड़क पर चलती किसी लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। कभी कभी जब मैं ऑफिस में या घर में अकेला होता हूं
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई है जो बहुत दूर से मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उस हवेली से बचकर आ गया था, लेकिन उस हवेली का एक हिस्सा हमेशा के लिए मेरे साथ लौट आया था। नाना जी सही थे, ये अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसे खौफ की, एक ऐसे डर की जिसके साथ शायद मुझे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी। मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो रोमांच या मजबूरी में ऐसी जगहों पर